हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज हम देखेंगे और बड़े दिनों के बाद आना हुआ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी, इसके वजह से नहीं बना पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब वादा है कि आप लोग को जो है ब्रेक नहीं करेंगे, लगातार इस पर आप लोग को वीडियो यानी कि मिलता रहेगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। और आज देखते हैं हम यानी क्लास 10th वालों के लिए जो आपका है यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर 9 है उसको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना, यानी कि एनसीईआरटी नए एनसीईआरटी वाले से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, और जो भी इस पे पढ़ाएंगे न्यू एनसीईआरटी रहेगा, उसमें ओल्ड एनसीईआरटी के आप लोग डिमांड करेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है नए न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। इसमें देखिए 7 एग्जाम्पल उदाहरण जो है 7 उदाहरण दिया है, उसको अच्छे से समझते हुए उसका चित्र बनाते हुए इसके बाद जो प्रश्नावली आपका जो है 9.1 है उसमें अभ्यास है उसको हल करेंगे। ठीक है ना, अभ्यास में आपका जो है कुल 15 क्वेश्चन दिया हुआ है और उदाहरण में आप लोग को 7 क्वेश्चन दिया है। तो सातों क्वेश्चन को अच्छे से बताएंगे एक वीडियो में, और इसका दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। उसमें क्या है कि आपका जो प्रश्नावली जो है 9.1 के, बस इसमें 9.1 ही है प्रश्नावली, और इसमें 15 उधर है और इसके बाद 7 इधर आपका उदाहरण है। 15 और 7 आपका 22 क्वेश्चन, टोटल 22 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो इतना श्योर है कि क्लास 10th के जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आप लोग को 6-7 मार्क्स श्योर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, 2-3 क्वेश्चन दे देता है, 2-3 नंबर का। ठीक है ना, तो श्योर है कि 5-6-7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिए। एक खाली इसको 2 घंटे अच्छे से पढ़ लेंगे ना, और इसके बाद एक बार फिर अच्छे से अपना चित्र बनाना सीख लीजिए, इसके बाद इसमें श्योर है 5-6 नंबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसका पहले हम थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या कैसे होता है। कुछ इसमें कोण बनते हैं, कुछ पेड़ होता है टूट के गिर जाता है, तो कुछ क्या बन जाता है, इस तरह से होता है। इसमें ऊंचाई और दूरी निकालना होता है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या कैसे होता है। चलिए देखते हैं, इसका पहले चित्र बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा देखिए कोई मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कोई ज़मीन है, ये कोई ज़मीन है। ठीक है ना, ये अर्थ है, ज़मीन है, पृथ्वी है। तो इस पर अगर कोई पेड़ खड़ा है, ठीक है ना, इस ज़मीन पे कोई मान लीजिए यहाँ पे पेड़ कोई खड़ा है। ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं पेड़, क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम पेड़ कह सकते हैं, भवन कह सकते हैं, मान लीजिए भवन खड़ा हुआ है, और मीनार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मीनार, टावर, खंभा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस पे खड़ा हुआ है। ठीक, ज़मीन पे ये सब खड़ा होता है, हम भी तो ज़मीन पे ही खड़े हैं, हम ज़मीन पे ही खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप लोग भी ज़मीन पे ही कहीं ना कहीं बैठ के या लेट के मोबाइल में देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे तो जैसे ज़मीन है, ज़मीन पे कोई पेड़ खड़ा हुआ है या भवन खड़ा हुआ है, तो जब ये भवन खड़ा हुआ है तो ज़मीन के किसी एक पॉइंट से मान लीजिए यहीं पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है या कुछ भी है, यहाँ पे खड़ा होके इस पेड़ के या मीनार के या यानी कि या भवन के इस पॉइंट पे देख रहा है यहाँ पे। तो सबसे ऊपरी पॉइंट को, बिंदु को बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। ये शीर्ष बिंदु होता है, क्या होता है, शीर्ष बिंदु। और सबसे निचली वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। ठीक है ना, बताइएगा। ठीक है ना, ये पाद बिंदु है और ये शीर्ष बिंदु है। तो यहाँ से कोई बच्चा अपनी आँख से, ठीक है ना, जैसे हम ही हैं तो हम यहाँ से आप लोग को देख रहे हैं और आप लोग हमको देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से अगर इस पॉइंट से अगर शीर्ष बिंदु को कोई देखे, मान लीजिए कोई बच्चा है इसको देख रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग कहेंगे अरे शीर्ष पे तो नहीं देख पाया, तो नहीं देख पाया तो देखिए अब यही शीर्ष कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब शीर्ष हो गया, आप तो देख लिया ना। तो यहाँ से कोई बच्चा शीर्ष को देख रहा है तो इस वाले रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, ये आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा, ये आपका दृष्टि रेखा है। और इसके बाद ये दृष्टि रेखा, और इसके बाद ये जो ज़मीन है, ज़मीन के बीच में जो कोण बनता है इसको मान लीजिए हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। तो इस थीटा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। इसका एक नाम है, क्या नाम है, उन्नयन कोण नाम है। ठीक है ना, ये उन्नयन कोण हो गया।
अब इसके बाद ये जो है आपका जो खड़ा हुआ है मीनार को, ये जो खड़ा हुआ है इसको हम लंब कह सकते हैं। क्या कहेंगे? लंब है ये, ठीक है ना। और ये उन्नयन कोण बन रहा है इसके और इसके बीच में, तो इस वाले को, ये जो ज़मीन है, ज़मीन को हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं? आधार कहेंगे। बताइए, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा है। ये ज़मीन आधार है, ये लंब है, और जो दृष्टि रेखा है ये जो बना रहा है, यानी इस बिंदु से शीर्ष को मिला रहा है, इसको बोलेंगे कांड। क्या बोलेंगे? ये आपका कांड है। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो बस देखिए जब ये आप लोग को हो गया, तो अगर सपोज दैट इसी चित्र में एक मान लीजिए, जैसे कि अगर हम यहाँ से कह दें ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हमने कह दिया, थोड़ा सा लाइन नहीं सही बना हुआ है, थोड़ा सा फिर से एक बार प्रयास कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक हमने मान लीजिए इस तरह से है, तो अब अगर ये जो है यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे लड़का खड़ा होके यहाँ देख रहा था तो ऐसे बन रहा था। अगर यहाँ लड़का खड़ा होके और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बॉल है, अगर हम मान लीजिए पेड़ पे भी खड़े होके देख सकते हैं, नीचे भवन पे खड़े होके देख सकते हैं, मीनार पे भी तो कोई चढ़ के देख सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भवन है, कोई भवन है या मकान है, तो मकान पे हम अपने छत पे खड़े होके नीचे कुछ गिरा हुआ है, मान लीजिए 1 रुपया या 2 रुपया कोई सिक्का पड़ा हुआ है, तो देखेंगे तो चमक रहा है, तो दिखता है ना, ये दिख जाता है ना। तो यही बात है, यहाँ पे शीर्ष बिंदु पे कोई मान लीजिए यहाँ पे खड़े होके और यहाँ पे कुछ ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो जब यहाँ से इसको देखेंगे तो अब ये तो फिर इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ देख रहा है, तो इसके लिए भी, तो इस आँख के लिए भी ये दृष्टि रेखा ही होगा। क्या होगा? ये इसके लिए भी दृष्टि रेखा है, इसके लिए भी दृष्टि रेखा है। तो अब इसके बाद यहाँ से एक क्षैतिज बनता है, ठीक है ना। क्षैतिज का मतलब होता है, जब यहाँ है तो इसका क्षैतिज ये है, ये वाला लाइन क्षैतिज है, और जब यहाँ इसका आँख है तो इसका क्षैतिज ये हो जाएगा, तो ये क्षैतिज हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्षैतिज। क्या बोलेंगे? ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्षैतिज रेखा हो गया, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बन जाएगा। क्या बनेगा? कोण, ठीक है ना। इस कोण को, अगर ये थीटा है, जब यहाँ से बच्चा यहाँ देख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ कोण बनेगा, और जब यहाँ से बच्चा इस पॉइंट को देख रहा है तो यहाँ कोण बनेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा आपका थीटा ही होगा, ठीक है ना। इसलिए थीटा कैसे होगा अभी हम ये बताते हैं, लेकिन अभी ये समझिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जब ये थीटा हो गया तो इसका नाम क्या है? इस थीटा को क्या नाम दे सकते हैं बताइए? इस थीटा का नाम है अवनमन कोण। क्या नाम है? अवनमन कोण। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि इस चित्र में उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या हैं? बराबर हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? अवनमन कोण आपस में दोनों हो जाएंगे बराबर, ठीक है ना, बराबर के थीटा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण, और अगर ये 60 अंश का होगा तो ये भी 60 होगा, ये 45 होगा तो ये 45, ये 90 होगा तो ये भी 90, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, जो भी होगा दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। और ये जो है ज़मीन और इस पेड़ के बीच में 90 अंश का कोण तो रहेगा ही। अगर 90 अंश का नहीं रहेगा तो पूरा, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। जब भी होगा तो जो लंबवत पेड़ खड़ा है, लंब और आधार के बीच में 90 अंश का ही कोण बनेगा। पूरा त्रिकोणमिति इसी पे आधारित है, इसी समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है, ठीक है ना। अगर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो वहाँ त्रिकोणमिति का काम यूज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, बस यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। तो अब यहाँ तक आप लोग समझ गए, और कैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे बराबर होता है इसको बता दें आप लोग को। तो देखिए, जैसे कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है ना, तो इसमें एक तीसरी लाइन, अगर इन दोनों लाइनों को ऐसे काट रहा है, तिर्यक काट रहा है, जब तिर्यक काटेगा तो इसके बीच में कोण बनता है थीटा। तब ये जब थीटा कोण होता है तो ये कितना होगा? तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए 60 अंश का होगा तो ये भी कितना होगा? 60 अंश का होगा। ये यानी कि क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? यानी अंतः कोण।
ठीक है ना। यानी कि दो लाइनों में एक तिर्यक रेखा जब काटता है तो यानी कि इसको बोलते हैं अंतःकोण। आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अंतःकोण आपस में कैसे हो गए, बराबर, ठीक है ना। इसी तरह से ये दोनों देखिए, इस तरह का एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसमें एक रेखा इसे काट रहा है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से यानी बराबर हो गया, ठीक है ना। अब चलिए, अब आप लोग को क्या करना है, इतना समझ में आ गया नहीं? इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इसको अगर पॉज करके वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो आप लोग को अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नोट करने की फिर आवश्यकता ऐसे है, नोट करने की इसलिए आवश्यकता है कि फिर कभी लाइव में अगर रिवीजन करना हो तो फिर एक बार अपना नोट्स देख के रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नोट्स कर लीजिए पॉज करके। अब इसके बाद इसका जो है आप लोग का देखिए नए वाला एनसीईआरटी है, न्यू वाले एनसीईआरटी बुक से आप लोग को इसमें 7 उदाहरण दिया है, 7 उदाहरण को अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। 7 उदाहरण अच्छे से कराते हैं। इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें जो प्रश्नावली 9.1 का है उसको अच्छे से कराएंगे, ठीक है। और इतना वादा है आप लोग को, इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे कि इसमें जो है आप लोग को जो डाउट है वो डाउट कहीं रह ही नहीं जाएगा, और डाउट नहीं रह जाएगा, और चित्र बनाना इतना अच्छे सीख जाएंगे कि जब आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो चित्र बनाना तो बना ही लेंगे। भले कैलकुलेशन में आप लोग के ज़रिए आप लोग से कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन फिगर अच्छे से बना लेंगे। चलिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण 1 देखिए, हमने यहाँ पे उदाहरण 1 लिख दिया है। अब इसके बाद इसको क्या है कि इसका जो है इरेज कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको हटा दे रहे हैं। अब इसके जो है उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण को देखिए, पढ़ेंगे और पढ़ के इसके बाद उसके जो है चित्र को अच्छे से बनाएंगे। चित्र को, इसमें 7 सवाल हैं, सभी का चित्र अच्छे से बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और थोड़ा सा ये है कि जो कक्षा 10 वाले बच्चे हैं, जब बोर्ड के पेपर में जाते हैं, ऊंचाई और दूरी पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा सवाल दे देता है पेचीदा टाइप का कि वो क्या है, उसका जो है चित्र ही नहीं बना पाते हैं। और जब चित्र नहीं बना पाएंगे तो सवाल ही नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्या होता है, चित्र बनाना। जब अगर चित्र आप बना लेंगे तो समझ लिए आपने सवाल का 80% प्रॉब्लम हल कर लिया है। बचा 20% जो है कैलकुलेशन पे है, ठीक है ना। तो चलिए चित्र बनाते हैं इसका। और क्लास 10th वालों के लिए ये जो ऊंचाई और दूरी है, इसमें से दो क्वेश्चन तो श्योर है देगा। 2 क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का देता है तो 6 नंबर आएगा। और इसमें ज़्यादा नए क्वेश्चन है, 14-15 क्वेश्चन अभ्यास के हैं, 7 एग्जाम्पल के हैं, 22 क्वेश्चन कुल है। 22 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद 6-7 नंबर आपका श्योर हो जाएगा पक्का। चलिए देखते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे, पढ़ते हुए चित्र को बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसका हल करेंगे। हल करेंगे तो इसको पढ़ेंगे। पहले लिखा क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो पहले आप धरती बना लीजिए, ज़मीन धरती हो गया। कह रहा है कि ये धरती हो गया। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, कैसा है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु, तो धरती पर एक ऊर्ध्वाधर पर मीनार खड़ा कर दीजिए। चलिए हमने एक मीनार को खड़ा कर दिया, ठीक है ना। ये आपका मीनार हो गया, ये आपका मीनार हो गया। यहाँ पे धरती है तो धरती नहीं लिख रहे हैं, धरती इसलिए नहीं लिख रहे हैं, चलो लिख दे रहे हैं भाई। अगर आप लोग को लग रहा है कि मीनार बाद में आल, मीनार लिख दिया, धरती नहीं लिखा, तो देखिए धरती हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये धरती हो गया, ये मीनार हो गया। अब इसमें कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से, तो धरती के एक बिंदु, कहीं धरती पे इधर भी बिंदु हो सकता है, कहीं इधर भी हो सकता है। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, अब मीनार का पाद बिंदु कहाँ बा, अब इसमें थोड़ा अभी पीछे बताया था ना, पाद बिंदु कहाँ होता है, शीर्ष बिंदु कहाँ होता है। तो मीनार का जो पाद बिंदु है इसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलेंगे, ये आपका पाद बिंदु है, ठीक है ना। इस बिंदु को बोलेंगे पाद बिंदु, ये आपका पाद बिंदु हो जाएगा। और ए वाला पॉइंट आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे शीर्ष बिंदु, ये आपका हो जाएगा शीर्ष बिंदु, ठीक है ना। चलिए, तब कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो पाद बिंदु से 15 मीटर दूर इधर हो सकता है, 15 मीटर दूर इधर हो सकता है, आप कहीं भी लिख सकती है। तो 15 मीटर दूर हम मान लीजिए यहाँ लिख दिए हैं, तो इसके बीच का दूरी कितना हो गया, 15 मीटर। कितना हो गया, 15 मीटर, ठीक है ना।
कह रहे हैं कि 15 मीटर दूर, और क्या कर रहे हैं 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बना रहा है। तो मीनार का जो शिखर कोण है यानी कि शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से शिखर कोण को देख रहा है तो कह रहे हैं कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री का, कितना 60 अंश का कोण बन रहा है। मीनार की ऊंचाई बताना है, तो ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या है बताना है, ठीक है ना, यही हल करना है। तो बस लगाइए। तब लगाने से पहले एक बार हमको ये समझना होगा, क्या समझना होगा, तुरंत ये ध्यान दीजिए कि ये पूछा है, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको कर्ण के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया है। उसने कुछ पूछा है, इसका बताना है, नहीं बताना है, खाली इसको बताना है और ये आपको दे रखा है। तो कुछ ऐसा आप तुरंत लगाइए। देखिए इसमें साइन काट, टैन काट, सेक कोसेक 6 होते हैं, 6 में से कोई भी लगाएंगे, 6 में से कोई भी लगाएंगे आंसर आपका आएगा। लेकिन आप आंसर को ऐसे निकालिए कि तुरंत 1 लाइन 2 लाइन में आ जाए। तो इसका और इसका रेशियो लगा दीजिए, इसका साइन और कास्ट टैन में 3 में आप ऐसा करिए कि किसमें माने ये लंब है तो ये लंब और आधार किस में आता है, तो टैन में। टैन में होता है, टैन बराबर के क्या होता है, टैन थीटा बराबर के लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। अगर आप लोग को इसमें कहीं डाउट हो कि रेशियो वाला, अनुपात वाला क्या होता है, तो चैप्टर 8 आप लोग पढ़े होंगे, उसमें अनुपात वाला नियम होता है। अगर फिर भी उसमें आप लोग को डाउट है कमेंट करेंगे, हम अच्छे से आप लोग को उसका भी एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। टैन थीटा का मान 60 अंश है, कितना, तो टैन 60 अंश बराबर के लंब कितना है, लंब हमको नहीं पता, एच है। आधार कितना है, आधार आपका 15 मीटर है, कितना 15 मीटर है। तो बस टैन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और इसके बाद एच बटे के 15। अब 15 यहाँ आ जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, इसके ये जानते हैं ना आप लोग, तो 15 इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अभी हम 10 वाले को पढ़ाते हैं ऑफलाइन में बहुत बच्चों को, तो उनको ये नहीं समझ में आता, तिर्यक गुणा करने नहीं आता है, ठीक है। तो तिर्यक गुणा नहीं करने आता है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये करणी में 3/1 लिख सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, या इसका मतलब है हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग को आ रहा है, ठीक है ना, यही समझ के हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, तो कर लीजिए 15 का इधर गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा करणी में 3, और इधर क्या है 1 का करेंगे तो एच ही आएगा, ठीक है ना। तो एच बराबर हमारा आंसर आ गया, यानी हम लिख सकते हैं एच बराबर 15 और करणी में 3 इतना मीटर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बस यही आपसे पूछा था कि एच का मान बताइए, तो एच का मान आ जाएगा 15 करणी में 3 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए, अब इसके बाद इसका देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप लोग साइन लगाते तब भी आता, लेकिन साइन में सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने टैन को रखा, ठीक है ना। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इसका पहले इतना लंबा सवाल है कि इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के इसका जो है डायग्राम यानी चित्र बनाएंगे, फिर इसके बाद सवाल को लगाएंगे। देखिए इतना बड़ा सवाल है तो आप लोग, जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा सवाल बोर्ड के पेपर में दे दे तो लड़के खाली इसको छोड़ देते हैं, देख के छोड़ देते हैं कि इतना बड़ा सवाल है, पढ़ेंगे तो पढ़ने में हमारा 20 मिनट जाएगा, फिर इसका चित्र बनाएंगे और एक बार चित्र बनाएंगे, अगर नहीं बना पाया तो उसके बाद 10 मिनट उधर भी ख़राब होगा। तो इसको सवाल को इसीलिए बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जब बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड के पेपर में जाएंगे तो बस खाली एक बार सवाल को पढ़ते जाइए और चित्र बनाते हुए और इसके बाद हल कर दीजिए, ठीक है ना। देखने में बड़ा है लेकिन जब लगाएंगे तो छोटा ही है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग के लिए कठिन होगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, जो अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए कठिन नहीं है, जो अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए तो सब कुछ कठिन है। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ेंगे और इसका जो है चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के देखिए इतना बड़ा सवाल है कि चित्र बनाने की जगह भी नहीं, तो लेकिन चलिए इसी में बनाते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो एक खंभा कहाँ होगा, खंभा जो होगा कहीं ज़मीन होगा, उसी पे खंभा होगा। तो कह रहे हैं कि 5 मीटर का एक खंभा है, ठीक है ना। कितने मीटर का, 5 मीटर के ऊंचे खंभे पर। तो 5 मीटर का ऊंचा खंभा हो गया, कितने मीटर का है, 5 मीटर। 5 मीटर का ऊंचा खंभा है और उसमें कह रहा है कि
यानी खराबी की, फिर से, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, खंभा ए है, खंभा का शिखर ए है, शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। तो अब बताइए कि यहाँ से शिखर ए है आपका, ये आपका शिखर से 1.3, मान लीजिए 1.3 यहाँ होगा, यहाँ से कह रहा है कि 1.3 मीटर जो है नीचे आना है उसको, ठीक है ना। मिस्त्री को यहाँ पे यानी कि यहाँ पे पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ना मिस्त्री, यहाँ पे तो तार होगी, इधर तो सब तार होंगे, और मिस्त्री को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो सीढ़ी उढ़ी का कुछ इस्तेमाल करेंगे। देखिए कह रहे हैं 1.3 मीटर नीचे तक बिंदु तक वह पहुँचना चाहती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं, सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाव पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। तो यानी कि कह रहे हैं कि ये जो झुकाव है 60 अंश का कोण है, ठीक है ना। और इसके बाद कह रहे हैं और यह भी बताइए कि खंभे का जो पाद बिंदु है, ये खंभे का ये पाद बिंदु ये है, ये क्या है, पाद बिंदु है। पहले ही बताए थे आप लोग को कि ये पाद बिंदु है, और ये वाला जो है ऊपरी वाला ये शीर्ष बिंदु है। यहाँ पे जगह नहीं, अभी लिख देंगे, ये शीर्ष बिंदु है। तो कह रहा है कि पाद बिंदु तक कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये पाद बिंदु से ये जो सीढ़ी है ये कितनी दूर पे होना चाहिए ये बताना है, ठीक है ना। और तो कुछ दिया नहीं है इसमें, हाँ इसमें और कुछ नहीं दिया है। तो ये पूछा है पाद से ये दूरी पूछा है, तो मान लीजिए x मीटर, ठीक है ना। कितना मीटर, x मीटर मान लीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये भी पूछा है देखिए 60 अंश के कोण से झुकाव पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु, सीढ़ी ये है, तो ये सीढ़ी का पाद बिंदु ये है, ये आपका सीढ़ी है, क्या है, ये सीढ़ी है आपका। तो सीढ़ी का पाद बिंदु ये है आपका, ये सीढ़ी का पाद बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु हो गया सीढ़ी का, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे होना चाहिए, यानी खंभे का पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद बिंदु के बीच की दूरी पूछा है, बस इस तरह से हो गया। अब इसको देखिए, अब हमने पढ़ लिया। अब इसका देखिए पहले चित्र बना दिए। जब चित्र बन गया तो इसका मतलब है कि 1.3 मीटर में ये आपके इधर तार गए होंगे ऐसे, ठीक है ना, इसमें तार गए होंगे। तो इसी तार को यहाँ तक मिस्त्री जो है यानी कि यहाँ सीढ़ी लगा के इसी तार को यानी कि कुछ गड़बड़ी आ गया होगा, खराबी आ गया होगा, तो उसी को सही करने के लिए वहाँ तक सीढ़ी लगाया है। तो बस अब आपको यानी कि क्या निकालना है, यानी ये बताना है, और इसके बाद क्या बताना है कि पहुंचना चाहती है तो यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई यानी कि सीढ़ी की लंबाई भी बताना है ये, ठीक है ना। आपको ये बताना है सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो सीढ़ी की लंबाई बताना है और यक्स बताना है, ठीक है ना, दो, ठीक है ना। अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब इसको मिटा के इसको सवाल को इसको हल कराना, ठीक है ना। अभी मिटाएंगे, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा तभी तो बता पाएंगे, इसमें स्पेस ही नहीं बचा है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद यहाँ से हल्का सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, या इधर कहीं मिटा दें। चलिए इसको पूरा मिटा रहे हैं तभी तो बता पाएंगे। आप लोग के पास बुक तो होगा ना, आप यहाँ पे हमें लिखे थे इसलिए कि आप लोग जो है लिखे हैं तो उससे आपको चित्र बनाना सिखाएं, इसीलिए लिखे थे। नहीं तो आप लोग के पास बुक तो है, उसमें तो दिया हुआ है, लेकिन हम जानबूझ के इसको लिखे हैं कि लिख के इसके बाद आप लोग को चित्र बनाना सिखा दें कम से कम। तो चित्र आपका हो गया। अब इसके बाद आप सवाल लगाइए। देखिए तो इसमें सवाल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इसमें। अब इसको मान लीजिए कोई पॉइंट मान लीजिए, ये आपका ए पॉइंट मान लीजिए, इसको आप बी पॉइंट मान लीजिए, रेड वाले से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ए बी, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, बस इस तरह से हो गया। तो अब निकालिए। देखिए हम पहले इसकी निकालेंगे दूरी, ठीक है ना। पूरा दूरी दिया हुआ है यहाँ डी से, यानी दिया हुआ है, क्या दिया है हल में, प्रश्न यानी दिया है, क्या दिया है, यानी ए यानी बी डी की दूरी दिया है
बी डी बराबर के 5 मीटर दिया हुआ है, जबकि सी डी भी हमको दिया हुआ है, सी डी का मान दिया है 1.3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको अगर खाली बी सी का मान बताना हो, ठीक है ना, और हमको क्या दिया है, बस इतना दो दिया है, तो हमको ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ए सी ज्ञात करना है, ठीक है ना, ए हल करना है, और इसके बाद ए बी भी ज्ञात करना है, ए बी, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से हल करिए, देखें तो हमको अगर निकालना है बी सी, क्या निकालें, बी और सी निकालें, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि 5, ये पूरा बी डी की लंबाई 5 है, बी डी का 5 लंबाई है, तो 5 लंबाई पूरी 5 में से इस 1.3 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, किसको निकालना है, यानी कि हम निकाल रहे हैं बी सी की लंबाई, बी सी बराबर के हो जाएगा, क्या हो सकता है, बी सी बराबर के हो जाएगा हमारा, यानी कि बी डी, ठीक है ना, बी डी में से माइनस को हम कर दें सी डी को माइनस कर दें, तो कर दीजिए, तो यानी बी डी की लंबाई 5 मीटर और माइनस के 1.3 मीटर, अब घटा देंगे इसमें से 5 में से यानी 1 घटाएंगे 4 बचेगा, और 0.3 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3.7 मीटर, कितना आ जाएगा 3.7 मीटर, यानी कि बी सी की लंबाई आपका आ गया 3.7, ये आपका लंबाई यहाँ से जो ये है 3.7 मीटर हो गया, ठीक है ना, ये आपका लंबाई हो गया। तो अब इसके बाद हमको निकालना है अब यहाँ से लगाइए, तब यहाँ से हम निकालेंगे, तो क्या लगाएं, अब हम इसमें रेशियो लगा देंगे, तो ये हमको पता है, ये नहीं पता है, तो निकालिए, tan लगा दीजिए, tan 60 अंश, tan 60 बराबर के हो जाएगा लंब कितना है 3.7 है, लंब का मतलब है अगर tan निकालेंगे तो tan बी सी अपान के ए बी क्या है आपका, ए बी आपका ये वाला, ठीक है ना, ए बी। और नहीं समझ में आ रहा तो tan लगाइए, tan बराबर के लंब होता है, क्या होता है लंब, और बटे आधार होता है कि नहीं, तो बस देखिए, तो लंब कितना है आपका, लंब आपका है यानी बी सी, और बटे आधार कितना है बी सी का मान दिया हुआ है 3.7 मीटर, और ए बी का मान हमको पता नहीं है x मीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से x निकालेंगे, तो tan 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल टू 3.7 अपान के x, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा, x यहाँ आएगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, x बराबर के 3.7 अपान के √3, ठीक है ना, यहाँ से x का मान ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब है x का मान आ गया, यानी कि क्या आ गया 3.7 अपान के √3, ए एक्स का मान आ गया। और जब सीढ़ी का मान निकालना हो तो सीढ़ी यानी ए सी का मान निकालना है, तो बस यहाँ से जब ये पता चल गया, अब यहाँ से निकाल लीजिए दूसरा, साइन बराबर के लंब बटे कर्ण होता है, साइन लगाइए, साइन 60 अंश बराबर के, साइन 60 बराबर के लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3.7, और कर्ण कितना है, कर्ण हमको सीढ़ी का लंबाई है पता नहीं है, ठीक है ना, कर्ण जो है सीढ़ी की लंबाई हमको पता नहीं है, तो साइन 60 अंश का मान होता है, क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू होता है 3.7 अपान के के, ठीक है ना। अब के यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, तो के बराबर के हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो 3.7 × 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा √3, ठीक है ना। तो ये आपका के का मान आ गया, के बराबर क्या आ जाएगा, 2 7 14 की 4 हासिल लगा 1, और 2 3 6 1 7, ठीक है ना, अब पॉइंट लग जाएगा बटे इतना, ठीक है ना, इसका मान आ जाएगा के का मान। समझ में आया कि नहीं। और के का मान में यहाँ पे लास्ट में बोला था कि √3 का मान बोला था, √3 का मान बोला था 1.732, ये आपको हल करके यहाँ पे रख लेना है, ठीक है ना। जब √3 का मान यहाँ पे रखेंगे तो रख के हल करेंगे तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही है आंसर। और नहीं तो आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7.4 में √3 का मान ये रख के हल कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। भाग तो करने आता है ना, कि करके बता दें, वो भी बताइए आप लोग को। चलिए वो भी देख लीजिए, करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। नहीं आ रहा तो आप लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे के का मान निकालना हो तो 7.4 है, और √3 का मान कितना है 1.72 या 3 लेना था, क्या लेना है बुक में देख लेते हैं, क्या देना क्या रखना है। यानी कि √3 का मान जो है लेना है 1.73,
1.73 लेना है ये, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 1 अंक पे दशमलव है, इसमें 2 अंक पे दशमलव है, तो इसको क्या करेंगे, यानी कि 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो करेंगे तो आ जाएगा आपका 740 और नीचे वाला कितना आ जाएगा 173, ठीक है ना। अब इसका भाग कर लीजिए। भाग जो है यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए 740 में भाग कर लीजिए कितने का, 173 का। जब भाग करेंगे तो इस कितनी बार जाएगा, ये 700 है और ये 100 है, तो यानी 200 के लगभग है, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 बार जाएगा। 3 से 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, 2 और 3 एकम 3 2 5, ठीक है ना। इतनी बार गया, यानी 3 बार जाएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे क्या है 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। इतना बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 200, 2 छक्के 12, 6 बार जाएगा, 7 बार, 7 त्रिक 21, यानी कि अगर 7 बार ले जाएंगे तो 7 दूनी 14, 6 बार जाएगा क्या, 6 बार ले जाइए, तो 6 त्रिक 18 और इसके बाद 6 सत्ते 42, यानी कि 3 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। आप लोग भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10 में पढ़ते हैं, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है ना। और सवाल बताने हैं एग्जाम्पल, इसी में थोड़ा सा ये लंबा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद एक उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या है, उदाहरण नंबर 3 में कह रहे हैं कि इसका पहले चित्र बनाते हैं। चित्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर चित्र बनाना आप लोग सीख लिए तो सवाल को जान लीजिए जो है 90% 80% आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 10% देखिए कुछ है उसमें, बस साइन का स्टैंड लगा दीजिए, आंसर आ रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यानी चित्र बनाना सीखिए। फिर कह रहे हैं कि देखिए चित्र में क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक बिजली चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो पहले 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक माने एक लड़का है, कोई भी है, एक प्रेक्षक है, 1.5 मीटर लंबा है। तो 1.5 मीटर का एक लंबा है प्रेक्षक, यहाँ से चित्र बनाइए, ठीक है ना। 1.5 मीटर का है, कितने का, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, एक चिमनी है कहीं, यह मान लीजिए चिमनी है, इसके बीच की जो दूरी है वो कह रहे हैं कि 28.5 मीटर है, ठीक है। ये दूरी है, चिमनी यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का, इसकी बच्चे के जो आँख है, ये चिमनी है, मान लीजिए चिमनी है आपका, तो चिमनी के शिखर, ये चिमनी का शिखर है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं उसकी आँखों से, किसकी आँखों से, बच्चा जो ये प्रेक्षक होगा इसी की आँखों से ना। तो प्रेक्षक की आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन, तो चिमनी का शिखर ये है, बार बार लिखेंगे नहीं शिखर, ठीक है ना। ये शिखर है, ये पाद है, इतना याद रखिएगा। तो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से जब बच्चा इसको देख रहा है चिमनी के शिखर को, तो कह रहा है कि उन्नयन कोण 45 है। उन्नयन कितना है, 45 है, तो इस पर एक डॉट डॉट ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना। तो कह रहे हैं उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश का है, ये कोण जो है 45 अंश का है, ठीक है ना। जब कह रहे हैं 45 अंश का है, चिमनी की ऊंचाई बताना है, ये पूरी चिमनी जो है, इस चिमनी की ऊंचाई पूरा बताना है, यहाँ से लेके ये पूरी ऊंचाई क्या होगी ये बताइए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब ये आपको बताना है ऊंचाई, और इसमें ये देखिए कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो जब यहाँ से डॉट डॉट खींचे हैं तो ये दूरी भी आपका 1.5 मीटर होगा कि नहीं, ये तो समझ रहे हैं ना आप लोग। 1.5 मीटर का ये होगा, तो जब 1.5 मीटर दिया है और ये आपको बताना है, और जबकि ये आपको निकालना है और टोटल बताना है, तो बस टोटल बताने के लिए आप क्या करिए, इसमें पॉइंट दर्शा दीजिए, ABCD कुछ, ई मान लीजिए A है, ये B, यहाँ पे C, ये D और यहाँ पे E दे दीजिए, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है BD की लंबाई, और यहाँ से हम CD निकाल लें, तो CD को निकाल के और इसके बाद BC में जोड़ देंगे, तो ये हमको H निकल जाएगा, इसी H का मान पूछा है उसमें, ठीक है ना। तो देखिए बस लगाते हैं कैसे, चित्र तो बन गया ना। जब चित्र बन गया तो सवाल देखिए अब आसान हो गया। देखिए बस इसमें क्या है, आपको यहाँ से यहाँ की लंबाई पूछा है,
इतना लंबाई इसने यहाँ पे दे रखा है, तो जब इसको ऐसे डट डट खींचेंगे तो इतना लंबाई आपको पता चल गया है पहले से। इतना लंबाई निकाल के इस लंबाई को इस लंबाई में जोड़ देंगे तो ये पूरी यहाँ से यहाँ की लंबाई पता चल जाएगी बस। तो हल करेंगे, हल में देखिए, हल कीजिए। हल में क्या क्या दिया है हमको, यानी कि ए ई की लंबाई दिया है। हल करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार हमको क्या दिया है, प्रश्नानुसार में हमको दिया है, क्या दिया है यानी कि ए ई की लंबाई दिया है। ए ई दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दिया है। और इसका ए बी की भी लंबाई दिया है। ए बी की लंबाई हमको दिया है 28.5 मीटर। ये सब तो दिया है, और जो दिया है तो दिया है, जो नहीं दिया है उसी को तो निकालना है, ठीक है ना। तो जो नहीं दिया है हम यहाँ पे ज्ञात करना है। हमको सी डी निकालिए, सी डी निकाल के इसमें जोड़ दीजिए। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सी डी निकालना है। बस सी डी निकाल लेंगे तो हमको निकालने का मेन फाइनल हमको निकालना है बी डी। तो सी डी यहाँ से निकाल लीजिए, फिर इसका बी और डी यानी सी डी को सी बी में जोड़ देंगे तो आपका पूरा टोटल निकल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, तो इस कोण के लिए ये जो है आपका त्रिभुज ई सी डी में आप हल कर लीजिए। त्रिभुज ई सी डी में आपको जब ये दिया है आपका 28.5, तो इसका मतलब ये भी आपका 28.5 होगा, ये भी आपका 28.5 है, ठीक है ना। तो अब आप निकालिए त्रिभुज ई सी डी में, ठीक है ना। ई सी डी में यानी कि ये वाला कोण तो आपका 90 होगा, यानी कि कोण सी क्या होगा, जो कोण सी है 90 अंश है, ठीक है ना। तो ये 90 अंश है, तो इसको इसीलिए तो इसमें लग रहा है, यानी कि त्रिकोणमिति अप्लाई हो रहा है। तो बस लगाइए, देखिए हम क्या लगाएंगे लगा दीजिए साइन रूल। साइन बराबर के ये क्या होता है, साइन रूल लगाएंगे तो साइन का लंब बटे कर्ण होता है। तो हमको ये लंब हमको ये है और ये भी नहीं पता है, तो ऐसा करिए इसका और इसका रेशियो लगाइए, लंब का और आधार का। तो लंब और आधार का लगाएंगे तो tan लगाएंगे, tan बराबर के लंब और बटे आधार होता है, तो tan लगा दीजिए। तो यहाँ से लगाएंगे tan, ठीक है ना। तो tan 45 अंश बराबर के लंब क्या हो जाएगा सी डी। अब आधार क्या हो जाएगा, आधार का मतलब हो जाएगा ई सी या सी ई बोल दीजिए, सी ई, ठीक है ना। तो सी डी का मतलब हमको पता नहीं है, तो सी डी नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं, चलो सी डी ही रहने देते हैं, इसको सी डी ही रहने दीजिए। और सी ई का मान 28.5 है, तो इसको 28.5 रख दीजिए, ठीक है ना। अब 45 अंश का मान 1 होता है, कितना 45, tan 45 अंश का मान 1 होता है। जब tan 45 1 हो गया तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी ये 45 होगा, जब ये 45 होगा तो इसका मतलब ये वाला और इसके बाद आपका ये वाला दोनों बराबर होगा। जब यहाँ कोण 45 दे देगा तो 45 में आधार और लंब दोनों बराबर हो जाता है। ये याद रखिएगा कि जब भी कोण 45 कहेगा तो उसमें लंब और आधार दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से निकालिए, देखिए निकालेंगे तो tan 45 अंश का मान 1 और यहाँ से सी डी है और 28.5 यहाँ से है, तो 28.5 इसमें गुणा होगा तो वहीं तो आएगा, सी डी का मान आ जाएगा 28.5 मीटर, ठीक। जब सी डी आ गया आपका 28.5 आ गया, इसका मतलब ये आपका आ गया मान, ये 28.5 है, कितना है 28.5 मीटर है। यहाँ से 28.5 मीटर ये दिया है और यहाँ से आपको पहले से पता था ये वाला 1.5 मीटर ये है ए ई की लंबाई, तो यहाँ से बी सी भी उसी के बराबर होगा, बी सी और ए ई आपस में बराबर होंगे। तो बस अब क्या निकालना है हमको निकालना है बी डी की लंबाई। तो निकाल लीजिए बी डी की लंबाई। तो बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, बी सी और प्लस के सी डी, ये आपकी लंबाई हो जाएगी। तो निकाल लीजिए बी सी का मान कितना है 1.5 मीटर है और प्लस के सी डी की लंबाई है 28.5 मीटर है। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 30 मीटर। क्या आ जाएगा 30 मीटर। बस आपका यही आंसर हो गया। इसमें पूछा है, क्या पूछा था कि चिमनी की ऊंचाई बताना है, तो चिमनी की ऊंचाई आपका यही आंसर हो गया 30 मीटर। ये जो पूरी चिमनी की ऊंचाई है
तो चिमनी की ऊंचाई आपका आ गया कितना, 30 मीटर आ गया। यहाँ से आपका आ गया चिमनी की पूरा ऊंचाई, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, ठीक। ये आपका उदाहरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या पॉज करके नोट करिए। देखिए उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या है, इसमें कहा जा रहा है, इसका देखिए, इसको हल करेंगे। इसका पहले चित्र बनाएंगे। चित्र बार बार कह रहे हैं, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले चित्र को पढ़ेंगे, मैंने पहले पढ़ते हुए चित्र को बनाएंगे। क्या, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का 10 मीटर ऊंचे भवन, तो एक मान लीजिए भवन है, एक कह रहे हैं कि 10 मीटर का ऊंचा भवन है। कितने मीटर का, 10 मीटर का ऊंचा भवन है। भूमि के एक बिंदु P से, तो ये 10 मीटर का जो भवन है तो कहीं ज़मीन पे ही तो खड़ा होगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, कहीं से यहाँ पे मान लीजिए कहीं पॉइंट होगा, कहीं बिंदु होगा, मान लीजिए यहीं पे, ठीक है ना। तो इस बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से इसको देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि 30 अंश का एक उन्नयन कोण है। कितने अंश का, 30 अंश का उन्नयन कोण। भवन के शिखर पर, ये जो भवन है ये आपका भवन का शिखर यही है, ये शिखर है, बता दिए हैं, ये पाद है। भवन का ये शिखर है, ये पाद है। तो कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो यहाँ पे एक ध्वज है, इसी पर एक ध्वज, झंडा है, ठीक है ना। एक मान लीजिए झंडा है, झंडे को लहराया गया है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से, P बिंदु ये है, P बिंदु, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ P से शिखर, ये ध्वज का शिखर है, तो ध्वज मान लीजिए ये ध्वज का शिखर है। तो यहाँ से अब इसको बना रहे हैं, कह रहे हैं उन्नयन कोण इसका यहाँ पे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ध्वज का उन्नयन कोण 45 है। तो ये वाला कोण कितना होगा, 45। कितना है, ये वाला 45 है, ठीक है। कह रहे 45 है। ध्वज दंड की लंबाई, तो ध्वज दंड का मतलब है यहाँ से ध्वज दंड मान लीजिए ये है, ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। ध्वज दंड की लंबाई कहाँ है, 45 अंश ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। तो P से भवन, ये दूरी, यहाँ की दूरी बताना है, ठीक है ना, दूरी ज्ञात करना है बस। तो ये आपको बताना है और इसके बाद ये बताना। तो आप पॉइंट दे दीजिए, इसको P पॉइंट दिए हैं और इसको मान लीजिए A है, ये आपको B मान लीजिए, ये आपको C है और ये P है। तो हमको बताना है, क्या क्या बताना है इसमें, हमें बताना है C और B, क्या क्या बताना है, सी बी की लंबाई बताना है और इसके बाद क्या बताना है, और इसके बाद PA की बताना है लंबाई, ठीक है ना। ये दो हमको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सिंपल है, देखिए ये दिया हुआ है, ये हमको नहीं पता है, तो ये नहीं पता है तो ये, और इसके बाद यहाँ से एक बार 30 अंश कोण लगा दीजिए, एक बार 45 लगाइए, तो बस लगाते रहिए और इसके बाद सवाल आ जाएगा। इस तरह जब चित्र बनेगा तो इसमें आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि देखिए क्या है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज में PA B में लगा दीजिए और एक बार PA C में लगा दीजिए। ये दोनों में तो कॉमन होगा, तो बस यहाँ से लगाइए। देखिए कैसे लगाते हैं, तो एक बार लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan। अब इसमें tan क्यों लगाएंगे, इसलिए कि ये दिया है, ये नहीं दिया है, ये निकालना है। ये जब ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो इसके ज़रिए ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो इसके ज़रिए आपका ये निकल जाएगा। बस इस तरह से tan लगा दीजिए। तो tan 30 अंश लिखिए, क्या, tan 30 अंश। और जब tan लगाएंगे tan 30 अंश, तो tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो जाएगा 10 मीटर है लंब इसका, जो है इस वाले का कितना है, ये तो 10 मीटर आपका दिया है, ये तो 10 मीटर पहले दिया था सवाल में। तो बस ये लंब लगा दीजिए 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर, और बटे आधार कितना है, PA पता नहीं है, तो आधार को आप x मान लीजिए, जाए तो PA रहने दीजिए, PA, ठीक है ना। तो बस इसी तरह रहने दीजिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, जब tan 30 अंश का मान होता है 1/√3,
इक्वल टू 10/P_A। तो P_A इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इधर आ जाएगा, इसका इधर कर देंगे तो P_A का 1 में गुणा करेंगे तो P_A ही रहेगा, और E इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 10^3। ठीक है ना। तो P_A की लंबाई कितनी हो गई आपका, इसका निकल गया। P_A की लंबाई 10^3 मीटर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से अब कहेंगे यहाँ मीटर नहीं है, यहाँ कैसे मीटर आ गया, तो इसलिए मीटर आ गया कि ये 10 मीटर था ना, तो लंबाई इसमें जब ये मीटर दिया है तो ये भी मीटर निकलेगा और ये भी मीटर में ही निकलेगा। ठीक है ना। इसमें जो भी अगर 1 मीटर में दिया है तो जो भी निकालोगे मीटर में ही निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ से P_A की लंबाई 10^3 मीटर हो गया। अब क्या निकालना है हमको, अब हमको CB निकालना है। तो CB निकालने के लिए बड़ा वाला रख दीजिए। जब 45 अंश रखेंगे, tan 45, क्या रखेंगे, tan 45 अंश। तो हमको पता है tan 45 जब भी हम रखेंगे, तो हमने अभी बताया था पिछली बार, अभी हमने चित्र में बताया था कि कोई अगर इस तरह का कोण है, यहाँ का कोण 45 अंश हो जाए, तो जब 45 होगा तो जितना EX होगा तो ये भी X होगा, अगर EY होगा तो ये भी Y होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो बस यहाँ से देख लीजिए, जब ये आपका ये पता है, ये वाला पता है, तो यहाँ से यहाँ का पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ का मान पता चल गया। ये देख लीजिए tan 45 अंश का मतलब हो जाएगा, पूरा लगाएंगे AC बटे PA। तो यानी tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बराबर के, यानी AC, और PA का मान तो पता है आपको, PA का मान पता है 10^3। तो ये आपका इधर गुणा हो जाएगा, ये पूरा इसके तिर्यक गुणा होता है ना, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 10^3 और यहाँ पे AC। तो हमको पूरा पता चल गया, AC की लंबाई पता चल गया, यहाँ से A और C की लंबाई पता चल गया 10^3। तो हमको पूछा है इसकी लंबाई, BC की लंबाई पूछा है। तो हम देखिए निकालेंगे BC की लंबाई। तो हमको पता है AB प्लस यानी कि BC बराबर के AC, ये तो हमको पता है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए AB की लंबाई हमको दिया है 10 मीटर, कितना, 10 मीटर दिया है, और BC की लंबाई हमको नहीं पता है BC। और इसके बाद AC की लंबाई अभी हमने निकाला है, AC की लंबाई देखिए यहाँ निकाले हैं हमने, अभी जस्ट निकाला है। तो AC की लंबाई 10^3 रख दीजिए। ठीक है ना। यहाँ से इतना हो गया। अब इसके बाद बचा हुआ है, यहीं पे बता दे रहा है। तो क्या करेंगे, हमको BC निकालना है, तो 10 ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका BC बराबर के क्या आ जाएगा, यानी कि ये वाला इधर चला जाएगा, तो 10^3 माइनस के 10 हो जाएगा। अब 10 दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, 10 कॉमन कर रहे हैं तो 3 माइनस 1, ये आ जाएगा इतना मीटर। ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा, इसका मतलब है इसकी लंबाई जो आएगा, यानी कि C यानी BC, इसकी जो लंबाई आएगा कितना आ जाएगा, 10 ब्रैकेट में यानी छोटे कोष्ठक में √3 माइनस के 1 इतना मीटर आ जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया ना। यानी एग्जाम्पल नंबर यानी उदाहरण 4 हो गया आपका। ठीक है ना। आप लोग को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 4 हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 को देखिए। उदाहरण 5 में क्या कह रहे हैं, इसका पहले चित्र बनाते हैं। चित्र बनाएंगे, इसके बाद मेन चित्र को देखते हैं कैसे बनेगा इसका। कह रहे हैं कि एक समतल ज़मीन पर, एक समतल ज़मीन है, ठीक है, समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार, कोई मीनार खड़ी है, चलिए मीनार को खड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है ना। ये मीनार है, ज़मीन पर एक मीनार है। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मीनार है और ये ज़मीन है। ज़मीन पर कह रहे हैं कि कोई एक ऐसी स्थिति है, कौन सी स्थिति है, जब 40 मीटर लंबी हो जाती है। कह रहे हैं 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। उन्नतांश कोण कितना है, पहले 60 है, तो 60 से मान लीजिए छाया जो है, कह रहे हैं कि इसका जो छाया मान लीजिए यहाँ बन रहा है,
ठीक है ना। तो यहाँ बन रहा है तो कह रहे हैं 60 अंश से घटकर 30 हो जाती है, उसी स्थिति में 40 मीटर परछाई लंबा हो जाता है। ठीक है ना। कह रहा है कि जो उन्नतांश कोण है 60 से, ठीक है ना, ये कितना है हमारा, ये हमारा है 60 अंश, कितना है 60 अंश, 60 अंश से घटकर 30 हो जाता है, कितना हो जा रहा है 30। तो ये मान लीजिए ज़मीन आपका और लंबा है, तो इसके बाद इसका जो छाया है कहीं न कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, छाया जो है इसका यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जब छाया यानी 60 से 30 अंश हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे मेन समझा रहे हैं, देखो 60 है और dB छाया की लंबाई है। यहाँ पे देखो इसमें चित्र बना के बोला है कि एक मीनार है, मीनार से ये समझ लीजिए मीनार है, तब मीनार से जब सूर्य की रोशनी पड़ रहा तो एक छाया बन रहा है यहाँ, और इसके बाद फिर कह रहे हैं कि वो छाया कहीं ना कहीं बढ़ गया। छाया क्या है, यहाँ पहले था छाया यहाँ तक था, तो बढ़ के छाया यहाँ हो गया, तो उन्नतांश जो 60 से घट के 30 अंश हो जाता है, कितना 60 अंश से घट के 30 अंश हो गया, ठीक है ना। तो 30 अंश हो गया, और जब 30 अंश हो गया तो छाया इसका जो है यहाँ से यानी 40 मीटर बढ़ गया, लंबा हो गया, ठीक है ना, यही, ठीक है ना। इसकी छाया की लंबाई पहले इतना थी, अब बढ़ के 40 मीटर और बढ़ गया, तो बढ़ जाता है dB छाया की लंबाई है, जो D और B है यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है ना। अब इसके बाद मीनार की ऊंचाई देख लेते हैं चित्र में, देखो यहाँ पे बुक है, तो पहले इसमें कह रहा है dB, अब D और B छाया की लंबाई है, तो dB छाया की लंबाई यानी D और B छाया की लंबाई है। इसका मतलब इस चित्र में दे रखा है, ये D दिया है और ये आपका B दे रखा है, और इसके बाद कह रहा है ये A है, पॉइंट A है ना, तो D और B छाया की लंबाई है बस। अब इसके बाद इसको क्या पूछा है इसमें, तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई आपका ये निकालना है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से देखिए इसको हल करिए, ठीक है ना। तो हमको देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ये नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया है, तो बस आप क्या करेंगे कि हमको ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो ये नहीं पता है, तो यहाँ से ये हमको पता है ना, तो इसके ज़रिए हम निकालेंगे। देखिए इसको हल करेंगे तो आप लगाइए, यानी कि इसका लंबाई हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए, इसमें बुक में दिया है क्या, बुक में दिया है इसको C दिया है, इसको C पॉइंट दिया है, तो इसको C मान लीजिए, ABCD बस। तो हमको यानी CD की यानी CB की दूरी नहीं पता है, तो CB की दूरी नहीं पता है, तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए x मान लीजिए, यहाँ से हम x मान लेंगे इसकी x मीटर, ठीक है ना, ये मान सकते हैं, ठीक है ना। अब निकालिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यानी कि tan लगा दीजिए, tan 30 अंश या 60 अंश कुछ भी लगाइए, tan 60 पहले लगाइए। जब tan 60 अंश लगाएंगे इस चित्र में, जब इस कोण के लिए लगाएंगे तो इसका क्या है, इसको पूरा लिख दें CBA में, त्रिभुज ऐसे लिख दें, चलिए इस तरह से लिख दे रहे हैं, त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यानी कि कोण B कितना है आपका 90 अंश है। ये सब वैसे ये आप लोग पेपर में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपका 90 हो गया ना। तो देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये 90 है, इस बड़े वाले भी त्रिभुज के लिए यही 90 है, ठीक है ना। तो यहाँ से लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये आपका इसका और इसका रेशियो निकाल दीजिए। तो tan 60 अंश, tan 60 बराबर के ये हो जाएगा लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब माने AB, आधार आपका क्या हो जाएगा BC। तो इसमें ये x है और ये भी नहीं पता है, तो यहाँ से आप tan 60 अंश का मान निकाल ली यहाँ से, और इसके बाद तो देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर के AB, ये A भी नहीं पता है और BC भी नहीं पता है, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए निकालेंगे, दूसरा हमको क्या निकालना है, दूसरा हमको निकालेंगे यहाँ से, यानी त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यानी कोण फिर B क्या है 90 अंश है, कितना है ये तो 90 है। तो इसकी तो बस खाली ये हम जान रहे हैं कि ये 90 है, तभी ये सम यानी लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए लगाइए, तो यहाँ पे tan लगाएंगे,
tan के लिए तो यानी tan फिर लगाइए tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर के लंब AB और बटे आधार, आधार का मतलब हो जाएगा BD का मतलब हो जाएगा आधार पूरा B और D, ठीक है ना। जबकि BD का मान मतलब यहाँ से यहाँ दोनों है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से रखिए। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3 और AB तो हमको पता नहीं है, तो AB यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए ABC इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AB और ये BC इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा BC√3, ठीक है ना। AB का मान इतना हो गया, तो AB का मान यहाँ आप रख देंगे और यहाँ BD का मान देखिए क्या है 40 + x है, तो यहाँ पे आप रखिए AB का मान यहाँ से उठा के रखेंगे BC√3 और बटे BD का मान क्या हो जाएगा, BD का मान 40 + x, तो BD का मान हो जाएगा 40 + के x हो जाएगा कि नहीं बताइए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बस इसको हल कर लीजिए, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगाइए। अब इसमें कुछ और निकल रहा, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 + के x और बराबर के इसका इसके साथ हो जाएगा तो BC और √3 पहले से था और गुणे √3 यहाँ से आ जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 + के x बराबर के ये क्या हो जाएगा BC और ये 3 है तो 3 BC हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और BC, तो BC क्या हो गया BC और इसके बाद BC, ठीक है ना 3BC। अब BC का मान दिया है x, BC का मान कितना है x है, तो यहाँ से BC का मान रख दीजिए x, तो यहाँ पे 40 है और प्लस के x है और 3 और BC का मान x है, तो बस रख दीजिए। अब यहाँ पे E इधर जाके घट जाएगा, देखिए यहाँ से घटेगा तो 40 और इसके बाद EX इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x - x, 40 में से 3x में से x गया तो 2x बचेगा। अब 2 यहाँ पे इस पे भाग हो जाएगा कि नहीं बताइए, तो यहाँ पे भाग कर दीजिए तो 40/2 बराबर के x, अब 2 × 2 और 2 20 40, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर, क्या आ जाएगा 20 मीटर, x का मान 20 मीटर आ गया, ठीक है ना। जब x का मान यहाँ से आपका 20 मीटर आ गया, इसका मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है ना। जब x का मान 20 मीटर आ गया तो h का मान निकालना है। अब h का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि h का मान क्या है AB का मान है, तो AB का मान देखिए यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो यानी कि आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। तो AB की जगह रख दीजिए AB बराबर के BC का मान कितना आ गया है, BC जो है x है, BC x है, तो x का मान कितना आया है, x का मान 20 आया है और √3 इतना मीटर, ये आपका AB का मान आ गया, बस यहाँ से, ठीक है ना। हमारा यहाँ से आपका आ गया मीनार की ऊंचाई जो है h बराबर आ गया 20√3 मीटर, ये आपका h आ गया और यहाँ से x आ गया, ठीक है ना। बताइए समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। समझ में नहीं अगर आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, और जहाँ तक है हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, और एक बार थोड़ा सा आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ABBCA लिखने में दिक्कत हो रहा है ना, अगर हमको शॉर्टकट में बताना होता ना तो ये आप लोग का जो ABCBC कन्फ्यूजन है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरह से आप लोग पेपर में लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे ना, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 5 हो गया, इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए उदाहरण नंबर 6 कैसे करेंगे। उदाहरण नंबर 6 में देखिए इसका चित्र बनाते हैं, इसको हल करेंगे। इसका पहले चित्र बनाइए। चित्र आप लोग अगर अपने से पॉज करके पहले बनाइए, ठीक है ना। अगर चित्र बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे आप लोग के बुक में चित्र बनाया हुआ है, लेकिन आप लोग क्या करिए खुद से पहले प्रैक्टिस करिए। चित्र को आप लोग क्या करिए, चित्र को ढक दीजिए। चित्र को ढक करके पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप लोग अपने से चित्र सही से ड्रॉ कर ले रहे हैं, बना पा रहे हैं, तब इसके बाद खुद से अपना सवाल भी लगाइए, और नहीं तो इसके बाद पहले चित्र बनाने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। चित्र देखिए कैसे बनाएंगे।
एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल का मतलब है 1 2 3 4 तल्ला का हो सकता है, एक तल्ला से अधिक होगा, ठीक है ना। तो बहुमंजिल भवन, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 से 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तब बहुमंजिल भवन है, जैसे मान लीजिए एक बहुमंजिल भवन है, इसमें बहुत यानी कि 1 2 इस तरह के बहुमंजिल भवन है, ठीक है ना। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, यहाँ से ये शिखर है, तो आराम से इसे लिखिए शिखर, ठीक है ना। शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक 8 मीटर ऊंचा भवन यहाँ भी कहीं भी हो सकता है इसके आसपास, ठीक है ना। तो एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो एक 8 मीटर ऊंचा भवन मान लीजिए है कहीं है 8 मीटर, तो 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और 8 मीटर ऊंचा, देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जहाँ आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। तो कह रहा 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो यहाँ से शिखर से इसके 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो इसके शिखर यानी इसके शिखर ये है 8 मीटर भवन का ये शिखर है, ठीक है ना। ये शिखर ये है, इसका पादे है, इस बहुमंजिल का शिखर ये है, पादे है, ठीक है ना। तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, अब यहाँ से कोई है जो इसको यहाँ से देख रहा है, यहाँ से इसको देख रहा है, तो इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है। यहाँ से कोई देख रहा है तो इसको ऐसे मिला रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई देख रहा है, जब यहाँ से देख रहा है तो इसका मतलब है इस तरह से आपका डट 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 बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से। अब इसमें कह रहे हैं कि तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 से 45 है, ठीक है ना। यहाँ से, ठीक है ना, शिखर से इसका शिखर देखिए हैं, अब इसके बाद इसका फिर तल भी देख रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 से 45 है। यहाँ से इसका मतलब है इसको भी देखा जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना। तो अब ये भी देखा रहा, और दोनों कहाँ होंगे, ग्राउंड ज़मीन पे होंगे, दोनों ज़मीन पे ही तो भवन होंगे, ठीक है ना। तो दोनों भवन ज़मीन पे हैं। अब कह रहे हैं कि 30 से 45 है, ठीक है ना। तो यहाँ से कह रहे हैं कि एक हमारा ये 30 है, कितना है 30 अंश है, और फिर एक कह रहे हैं कि यहाँ से ये जो हो रहा है वो 45 है, ठीक है ना। 30 से 45 है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो जो बहुमंजिल भवन है इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये ऊंचाई आपको बताना है, समझ में आया। तो इस ये ऊंचाई h हो गया, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी ए दूरी बताना है। तो यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट, बी और ये आपका सी, ये आपका डी, ये हो गया। तो यानी ये भी दूरी बताना है आपका, ठीक है ना, ये भी दूरी बताना है। इसको मान लीजिए x मीटर हो गया, ठीक है ना। और ये पता नहीं है क्या है, इसको हम मान लेते हैं y मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, तो भवनों के बीच की दूरी, यानी ये वाला पूरा लंबा ऊंचाई बताना है और ये बताना है। तो बस इसमें और कुछ दिया नहीं है। तो दिया क्या है, ये जब ये 8 मीटर है तो यहाँ से एक डॉट डॉट ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे 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 खींच दीजिए। तो ये आपका 8 मीटर है, तो ये भी आपका 8 मीटर ही होगा, ठीक है ना। यानी आपका ये पता चल गया यहाँ से यहाँ। और इसके बाद जब ये पता है ए बी सी डी, और इसके बाद एक पॉइंट आपका ये ई हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि आप लगा दीजिए। तो देखिए इसमें कुछ लगाएंगे तो क्या अब इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना है कि अवनमन कोण दिया है, यानी इस बहुमंजिल वाले भवन है तो बहुमंजिल वाले भवन से छोटे भवन की तरफ देखा जा रहा है। यानी बड़े भवन से, यानी होता नहीं है कि कोई अमीर जो है अमीर वाले जो है गरीब की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। या अमीर पे कुछ, यानी कि अमीर के घरों पे कोई लड़का या लड़की है, वो गरीब वाले पे झोपड़ियों पे ताक रहा है इधर, ठीक है ना। तो जब यहाँ से ऊंचे बिल्डिंग से नीचे बिल्डिंग के देख रहे हैं तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा, अवनमन कोण। तो हमको अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ का कोण पता नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे। तो हमने पहले बताया था, शुरू में बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा 30 अंश के, ठीक है ना।
और ये जो बड़ा वाला है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये 45 अंश के, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लगा देंगे, अब लगाइए तो पहले एक यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में लगाइए और फिर इसके बाद यहाँ से लगाइए डी ई सी में लगा दीजिए। तो बस हल करेंगे, हल करिए। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, यानी यहाँ से लगा दीजिए, लगाइए tan। जब ए वाला पूरा दूरी अपन ए वाला करेंगे, जब लंब और आधार करेंगे तो tan लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। tan 45 अंश। अब हमको पता है कि जब tan 45 होता है तो ये दूरी और ये दूरी पूरा बराबर होगा, यानी x और y आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, x और y आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अब निकाल लीजिए। लेकिन हमको देखिए h का मान जैसे ये पूरा है लेकिन इसमें 8 है, पता है हमको ये दूरी अगर निकाल लें तो a और ये दोनों जोड़ देंगे तो y के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने कहीं से देख लिया कि x बराबर के y हो गया कि नहीं। तो आप पहले बड़े वाले में लगाइए। जब बड़े वाले में लगाएंगे, ठीक है, जब बड़े वाले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा वाले में लगाएंगे तो पूरा ये आपका पूरा दूरी y है, y और ये दूरी आपका x है। तो बस तो यहाँ से 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर के y बटे के x हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो x बराबर के y, ये हो जाएगा आपका x बराबर के y हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इस छोटे वाले में निकाल दीजिए, छोटे वाले में लगाइए। छोटे वाले में क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज में यानी कि CED, त्रिभुज CED में लगाएंगे। इसमें देखिए क्या है, CED में ये आपका 90 है और यहाँ पे ये 90 था, तो अब लगा दीजिए। तो लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका x है तो ये वाला भी x हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये भी x होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो tan फिर लगाइए, tan 30 अंश, tan 30 अंश लगाएंगे तो ये आपका पता नहीं है तो CE बटे x हो जाएगा। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर के CE और बटे x हो जाएगा। अब x इधर चला जाएगा, ये यहाँ तिर्य क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोग तो जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का, जानते हैं ना। तो x इधर हो जाएगा, एक में x का एक में गुणा करेंगे तो x आएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो CE√3 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ हमको ये भी पता है कि x बराबर y होता है, x बराबर y होता है। हमको इसका तो मान नहीं निकाल पाए CE का मान, तो CE का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या है, ये √3 इस पर आ जाएगा तो CE बराबर के हो जाएगा x बटे √3। बताइए यहाँ तक हो गया। यानी CE का मान जो इसका मान है, इसका CE का मान हो गया x बटे √3, ठीक है ना। जब x बटे √3 हो गया तो हमको यहाँ से कुछ निकला, यानी हमको तो निकालना क्या था, हमको निकालना था ये दूरी, ठीक है ना। तो ये दूरी हमने निकाला है ये, यानी कि CE का मान x बटा करड़ी में 3 हो गया। जब यानी कि CE का मान x बटा करड़ी में 3 हो गया तो हमको यहाँ से, ये तो हमको पहले पता था, ये अब x हम कहाँ से फाइंड करें, y, ठीक है ना। तो यहाँ से y रखे हैं तो यहाँ पे ऐसा करिए, कुछ कर सकते हैं इसमें देखिए क्या कर सकते हैं। CE का मान हो गया x बटा इतना, तो यहाँ से हम यहाँ से थोड़ा सा ई दूरी जो है y है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए CE का मान और निकाल सकते हैं, देखिए कहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, BE प्लस के EC इक्वल टू C यानी BC। ये तो हम देख ही रहे हैं कि ए वाला दूरी और ए वाला दूरी दोनों जोड़ेंगे तो इस दूरी के बराबर हो जाएगा, होएगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ये 8 है, BE का मान 8 है, 8 मीटर है, और प्लस के EC का मान हमको पता नहीं है, निकालना है तो EC। और BC का मान क्या है, BC का मान हमको पता है, यानी कि जब BC निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे BC माने पूरा टोटल निकालेंगे तो 8 और प्लस के ये वाला हमको CE है, ठीक है ना, इतना हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है यहाँ से इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये तो आपको दिया ही है, तो यहाँ से क्या करेंगे CE और CE, यानी CE का मान
क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से हम इतना कर सकते हैं क्या, एक और कर सकते हैं कि y बराबर यानी h बराबर y है, तो y का मान निकालने के लिए अगर इसका मान a निकालें, हमको ये मान निकालना हो, तो यानी कि टोटल में से, ठीक है ना, टोटल में से ये वाला घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल y है तो इसका मान क्या आ जाएगा, y में से 8 घटा देंगे, ठीक है ना। तो यानी हम CE बराबर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, CE के जगह रख सकते हैं y-8, ठीक है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वाला हम हटा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से जहाँ CE लिखा है उसको y-8 में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से रखिए, यहाँ पे CE है ना, तो यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, जबकि x बराबर y आया है और y का मान जो है यहाँ पे देखिए ये है y-8, तो x के जगह हम y भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो ये है y, इसके स्थान पे x भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से रखिए, यानी y-8 बराबर के x बट्टे के √3 है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम ये कर सकते हैं, x के जगह यहाँ पे आया है x बराबर y भी आया है, तो यहाँ हम x रख सकते हैं x-8 और बराबर के x बटे के √3। अब इस √3 को इधर ले आ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इधर लाइए, इधर लाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x करड़ी में 3 और -8 करड़ी में 3 बराबर के x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसके बाद इस वाले को, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ बता दें, चलिए यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो x करड़ी में 3 और -x बराबर के, इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8 करड़ी में 3। यहाँ तक पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो यहाँ नीचे बता दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ बता दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इसमें से देखो लिखा है x √3 माइनस के x, ठीक है ना, बराबर के 8 करड़ी में 3 लिखा है। अब इन दोनों में x है तो x कामन कर लीजिए, जब x कामन करेंगे तो बचेगा क्या, करड़ी में 3 -1 बचेगा और यहाँ पे 8 करड़ी में 3 बचेगा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब x बराबर के 8 करड़ी में 3 और बटे ये वाला इधर आ जाएगा आपका, यहाँ तक इतना हो जाएगा, x का मान इतना आ गया, यानी 8 करड़ी में 3 बटे के करड़ी में 3 -1। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे, क्या करेंगे, परिमेयीकरण। तो जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो इसमें कुछ हटा दें, ये सब तो अब हटा ही दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हल्का सा, इसके बाद फिर इसको हल करा दें, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना, तो चलिए देखिए इसको अब इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको हटा रहे हैं, अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर के आया है 8 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 -1। अब जब भी इस तरह का आएगा तो आंसर आपका यहीं आ गया, आंसर तो आपका ये आ गया, लेकिन आप लोग किताब में मिलाएंगे कहें कहाँ आंसर आ गया, आप झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस तरह का अगर आंसर आ गया तो इसका परिमेयीकरण किया जाता है, क्या करते हैं, परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण कर दीजिए, क्या करेंगे, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है अब ये भी आप लोग जानते होंगे। परिमेयीकरण करेंगे तो देखिए x बराबर के 8 करड़ी में 3 बटे के करड़ी में 3 -1 है, क्या है, करड़ी में 3 -1 है, तो इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। परिमेयीकरण में इसका ऊपर नीचे गुणा होता है, क्या होता है, गुणा, तो कर लीजिए। अब कहेंगे कि ऐसा ही गुणा होता है सर जी, ऐसा ही नहीं होता है, जो नीचे वाला लिखा रहता है इसी के चिन्ह को बदल कर तब गुणा किया जाता है। तो बस कर लीजिए गुणा, गुणा करिए, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो क्या करेंगे, आ जाएगा x बराबर के, इसका जब इसमें करेंगे तो 8 है और यहाँ पे करड़ी में 3 का इसमें करेंगे तो 8 और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा, और प्लस 1 का फिर इसमें करेंगे तो 8 करड़ी में 3 इतना आएगा, बटे इन दोनों का करेंगे a - b a + b, तो आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
इन दोनों का करेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए 8 3 24 या 8 दोनों में है, तो 8 दोनों में है तो 8 को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस, और यहाँ बचेगा करड़ी में 3। इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 3 का, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और यहाँ पे 1, इतना हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, x बराबर के। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस के करड़ी में 3, अब बटे यहाँ 2, और 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो कितना आ जाएगा इसका, देखिए क्या आ जाएगा, गुणा करिए, 4 तिहाई 12, और प्लस के 4 का इसमें करेंगे तो 4 करड़ी में 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। देखिए ये आपका 4 आया था, और कोष्टक में क्या आएगा, कोष्टक में आपका आ जाएगा 3 प्लस के करड़ी में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से दिया है, जबकि √3 का मान जब रखना होगा तो √3 का मान रखेंगे 1.32 रख के इसके बाद और हल कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है। अगर इसका यहाँ पे रख देंगे मान, तो इसको जोड़ के फिर गुणा कराएंगे तो लगभग 4 चौके 16, 16 दशमलव समथिंग कुछ आएगा पॉइंट। ठीक है ना, 16 या 17 के आसपास देख लीजिएगा। आंसर देखिए कितना आया है। ठीक है ना, यही दिया है आंसर आपका, यही दिया है। ठीक है ना, आगे कुछ नहीं दिया है, इसी में दिया है मीटर करके। ठीक है ना, बस हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, और इसके बाद लास्ट है 7वां वाला, उसको भी बता रहा है। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, आपका ये जो बुक के लास्ट ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7 है। ठीक है ना, इसका आप चित्र बनाते हुए सवाल को लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हल करेंगे। आप लोग को पता नहीं वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो फिर भी आप लोग कह रहे होंगे कि सर हम लोग को झिला रहे हैं, चलिए दूसरे वीडियो पे स्किप करते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो आप लोग दूसरा देख लीजिए, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7। इसमें देखिए क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 7 में कैसे किया गया है। कह रहे हैं कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के, एक पहले नदी बनाइए। तो इसमें एक है आपका नदी, जैसे कह रहे हैं कि एक नदी है। ठीक है ना, जैसे ये इस तरह का है, तो नदी में इस तरह का आपका जैसे कहीं ना कहीं रास्ता पुल होगा इस तरह से। ठीक है ना, तो पुल है, तो पुल से आप ऐसे चढ़ के ऐसे ही तो उतरेंगे। ठीक है ना, तो कह रहे हैं एक नदी के पुल के एक बिंदु, पुल है, पुल जैसे ये है आपका, तो पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए यहीं बिंदु से। ठीक है ना, ये पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण, अच्छा एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 है। यहाँ से इसका एक किनारा है, एक किनारा है। ठीक है ना, तो इस किनारे से यहाँ देख रहे हैं। ठीक है ना, और इस किनारे से कह रहे हैं यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। कितना है, 30 अंश और 45 अंश, माने कि यहाँ से देख रहा है बच्चा। ठीक है ना, ये नदी है। ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से इसका मतलब ये है एक 30 अंश है और एक है 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है ना, अनुमान कोण है, अनुमान कोण है, यहाँ से ऊपर से नीचे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो 30 से 45 है यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। कथन कि पुल जो है किनारों से 3 मीटर ऊंचा है, यहाँ से ऊंचाई कथन 3 मीटर बा, कितना मीटर, 3 मीटर। जब यहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई बताना है। तो नदी की चौड़ाई मान लीजिए ए है, बी सी, इस तरह का है। तो कथन ये चौड़ाई जो है नदी की चौड़ाई, ये नदी है। ठीक है ना, ये अंदर इससे पानी जा रहा है, तो ये नदी की चौड़ाई ए बी बताना है। ठीक है, जब आपका ये 3 है तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इसे से डट 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 खींच लीजिए। देखिए यहाँ पे तो ए बी सी, और यहाँ पे डी ले लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से तो डी। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। ठीक है ना, तब यहाँ से हम निकालेंगे। तो जब यहाँ से हम पता है अनुमान कोण ये 30 है, कितना है, ये 30 है, तो ये आपका ए भी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ये आपका 45 अंश है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। बस अब यहाँ से लगाइए, तब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, यानी कि त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में
एक ये हो जाएगा ए डी, तो इसमें ए पता नहीं है तो ये निकाल लीजिए, और ये 3 मीटर है तो ये भी आपका 3 ही मीटर होगा, ठीक है ना। तो अब लगाइए त्रिभुज ए डी सी में क्या लगाएंगे, यानी कि tan लगाइए तो ए और ए निकालेंगे, तो tan 30 अंश, tan 30 अंश का मतलब ये हो जाएगा कि पूरा लंबाई ये है सी डी बटे के ए डी, तो tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है, और बराबर के सी डी की लंबाई कितने ही जाएगी 3 मीटर और बटे ए डी, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी इधर आ जाएगा ए डी, और बराबर के इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3/√3 इतना मीटर। ए डी की लंबाई आ गया, ए डी कितना हो गया, ए डी का मान हो गया यानी यहाँ से यहाँ का आपका 3/√3 मीटर हो गया, ठीक है ना। ये मान आपका आ गया। अब यहाँ से हमको ये निकालना है ए वाला, यानी कि बी डी। तो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे, tan इसमें लगाएंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में इसमें देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में, तो इसमें यानी कि tan 45 अंश है, क्या है tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर के हो जाएगा ये लंब बटे आधार, तो लंब है सी डी, आधार क्या है बी डी है, ठीक है ना। तो tan 45, इसका मतलब देखो जब ये tan 45 हो गया तो ए वाला और ए वाला आपस में बराबर होगा। जब ये 3 है ना आपका, तो ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, दोनों बराबर होंगे। देख लीजिए tan 45 का मान 1 और सी डी और बी डी, तो बी डी इधर आ जाएगा, तो बी डी बराबर के सी डी, और सी डी कुछ पता चल रहा है, तो इसमें ये दिया है सी डी का मान 3 दिया है, सी डी 3 दिया है, तो बी डी बराबर के सी डी का मान 3 मीटर दिया हुआ है। तो बस यहाँ से निकल गया 3 मीटर, क्या निकल गया बी और डी का मान हो गया, यहाँ से भी 3 मीटर निकल गया, कितना 3 मीटर। तो हमको पूछा है नदी की चौड़ाई, क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई, नदी की जो कुल चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा। नदी की चौड़ाई निकालेंगे तो ए बी है, क्या है नदी की चौड़ाई ए बी है, तो ए बी का मतलब है ए बी, और ए बी का मान कुल कितना है ए डी है, और प्लस के बी डी, तो बस रखिए ए डी का मान कितना है 3 करड़ी में 3 है, और इसके बाद बी डी का मान कितना है 3 है, सब जोड़ेंगे तो इसका मतलब है ए बी बराबर के 3 यहाँ भी है 3 यहाँ है, दोनों में से कॉमन कर लीजिए 3, जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा करड़ी में 3 प्लस के 1 इतना मीटर। ये हमारा आ गया पूरा टोटल, नदी की चौड़ाई आ गया 3 करड़ी ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही पूछा था नदी की चौड़ाई। चलिए ठीक है, आप लोग लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू आप सबका। और इसके बाद बाकी कहीं गलती हुआ हो तो उसको आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसको हम अपनी तरफ से करेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।